अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहज़ाद। आज हम एक यूनिक टॉपिक को टच कर रहे हैं। वो है आर्कटिक ओशन और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जो एक नया ज़ोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओपन होने वाला है, जो एक नया रीजन खुलने वाला है जिसमें ग्लोबल पावर जो है वो राइवलरी हमें नज़र आएगी, बिग पावर पॉलिटिक्स नज़र आएगी और एक इन्फ्लुएंस की दौड़ और एक जंग हमें दिखाई देगी। वो है नॉर्थ पोल के साथ जुड़ा हुआ आर्कटिक ओशन और जियो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स और जो इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ते हैं उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि आने वाली दिहाइयों में एक नया जो कॉन्फ्लिक्ट जोन खुलने वाला है वो क्या है और उसकी शुरुआत तो काफी सालों से हो चुकी है और अब जो इसमें बल्कि तेजी भी आ रही है। ये नॉर्थ पोल है। मैं आपको पहले गूगल अर्थ से भी दिखा देती हूँ। ये मैंने नॉर्थ पोल को सेंटर किया हुआ है और ये नॉर्थ पोल को अगर आप यहाँ टॉप से देखो तो आपको नजर आएगा कि ये जो इसके एक तरफ तो कनाडा और ये ग्रीनलैंड है और ये बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो पूरा कवर करता है इस नॉर्थ पोल के को एक साइड से और ग्रीनलैंड ये पूरा मतलब आप समझ लें कि आधी के करीब जो आर्कटिक ओशन है उसको बॉर्डर कर रहा है कनाडा और ग्रीनलैंड। और दूसरी तरफ आपको नीचे की तरफ दिखेगा कि ये पूरा बॉर्डर कर रहा है रशिया इसको और इस तरफ आपको दिखेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो कि बॉर्डर कर रहे हैं इस आर्कटिक ओशन को। इसी को मैं अगर थोड़ा सा घुमा दूं तो शायद आपको समझने में और आसानी आ जाए कि ये नीचे आपको रशिया दिखाई दे रहा है, रशिया के नीचे ही चाइना भी है और इस तरफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जो इसको आर्कटिक ओशन को बॉर्डर कर रही हैं और ऊपर आपको ग्रीनलैंड और इस तरफ ये पूरा का पूरा रीजन और ये बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो कोस्ट आपको दिखाई दे रही है। ये कनाडा की कोस्ट है। सो हो क्या रहा है यहाँ पर द नॉर्थ पोल अ न्यू अरीना इन ग्लोबल पावर राइवलरी इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स टू काउंटर चाइना एंड रशियाज इन्फ्लुएंस। आपको मैंने पिछले दिनों कवर किया कि ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड जो है ना वो यूएस का प्रॉमिस बन जाना चाहिए, यूएस का लैंड बन जाना चाहिए और ग्रीनलैंड जो है ना उसमें मतलब वो यूएस का हिस्सा बन जाए। और ट्रंप का जो बेटा है ट्रंप जूनियर उसने यहाँ का दौरा भी कर लिया है और यहाँ जाकर के कुछ यूएस की इंस्टॉलेशन होंगी, कुछ यूरोपियन ममालिक की इंस्टॉलेशन होंगी, वहां पर उनको उसने चेक भी किया है नॉर्थ पोल में जाकर के, ग्रीनलैंड के अंदर जाकर के। और ये आप देख रहे हो कि ग्रीनलैंड पे अगर यूएस का कब्जा होता है या ग्रीनलैंड में उसका टोटल उनका इन्फ्लुएंस होता है तो उस इन्फ्लुएंस की मदद से वो आर्कटिक ओशन में भी अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाएंगे। यानी हो सकता है कि अगर वो ग्रीनलैंड में ग्रीनलैंड अगर यूएस को इजाजत देती है कि वो यहाँ पर अपनी साइंस की लैब्स भी बनाए, अपनी एक्सप्लोरेशन की लैब्स भी बनाए, अपनी मिलिट्री को भी यहाँ पे खड़े होने दे, तो फिर ग्रीनलैंड की हुकूमत अगर कोई यहाँ पर ड्रिलिंग कर रही होगी ऑयल के लिए या किसी भी कोई भी काम वो अगर आर्कटिक ओशन में करेगी तो वो ये कहेगी कि ग्रीनलैंड ये कर रहा है और वो इस आर्कटिक ओशन का लिटोरल स्टेट है और उसको पूरा हक है ये करने का और पीछे से जो है वो असल में सारा इन्फ्लुएंस जो है वो यूएस का होगा। इसी तरह से चाइना भी रशिया के साथ मिलकर के बहुत सारी एक्टिविटीज इस आर्कटिक ओशन में कर रहा है और उसको बैकिंग हासिल है रशिया की, बिकॉज रशिया इस वक्त बिल्कुल स्टॉचली उसको एलाई करता है चाइना को और उसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ रहा है। बहरहाल हम देखते हैं कि ये इसमें क्या इंटरेस्टिंग बातें इन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे जो है उसके मुताबिक 20% of world's untapped extractable resources, including 160 billion barrels of oil and 30% of world's natural gas are located in this region and north of the Arctic Circle. यानी इस सारे एरिया में बेशुमार कुदरती मिनरल वेल्थ मौजूद है और उसमें ऑयल और नेचुरल गैस की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है। तो अगर कोई भी कंट्री यहाँ पर पहले आ जाता है, क्योंकि देखिए ये जो नॉर्थ पोल का रीजन है ना इसको एक पीस जोन समझा जाता था, एक नो मैंस लैंड समझा जाता था, बिकॉज ये जो समंदर है आर्कटिक ओशन जो नॉर्थ पोल के ऊपर मौजूद है ये साल के 8-10 महीने तो बर्फ से ढका रहता था और मतलब इतनी ज्यादा यहाँ बर्फ होती थी कि मतलब मुमकिन नहीं होता था कि कोई शिप यहाँ से गुजर जाएगी और यहाँ से रशिया की किसी भी पोर्ट से कोई शिप निकलेगी और ये रास्ते को तय करते हुए वहां यूरोप के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को टच करेगी, आगे यूरोप की तरफ जाएगी, बिकॉज सारा रास्ता बर्फ से मुकम्मल तौर पर भरा रहता था। लेकिन जो पिछले 10-20 साल में क्लाइमेट चेंज का सिलसिला शुरू हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी वजह से ये क्या हुआ है कि जो नॉर्थ पोल की आइस है वो बहुत तेजी से मेल्ट हो रही है।
मेल्ट होने की वजह से अब जो अब 8-10 महीने नहीं बल्कि 3-4 या 5 महीने यहाँ पे बर्फ ज़्यादा फुल्ली तौर पे जमी रहती है, और बाकी जो काफ़ी महीने हैं या काफ़ी टाइम ऐसा है जिसमें बर्फ जो है वो रिसीड हो जाती है और रास्ते खुल जाते हैं। और ये रास्ते खुलने की वजह से एक तो ग्रीनलैंड वालों को भी ये फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले इनका जो मुल्क है, पूरा का पूरा मुल्क यानी आप समझिए कि पूरा साल ही बर्फ से ढका रहता था। लेकिन अब बहुत से उनके बॉर्डरिंग एरियाज़ जो है ना वो साल के कई महीने जो है ना वो बर्फ से खाली हो जाते हैं, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप उसके नीचे से उभर कर आ गया है, और यहाँ पर भी डेवलपमेंट वर्क अब जो है ना पॉसिबल हो गया है, क्योंकि काफ़ी महीने जो है ना यहाँ पर लैंड जो है वो क्लियर रहता है। सो ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इस पूरे आर्कटिक ओशन में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। एक तरफ से तो ये सोचना चाहिए कि इंसानियत के लिए ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है कि भई अगर आइस मेल्टिंग होगी, तो फिर क्या होगा कि बहुत सारी दुनिया के कोस्टल सिटीज़ हैं ना, वो अंडर वाटर आ जाएँगी, और बहुत सारी मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर्स भी सामने आएँगे और इंसानियत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग फ़ोकस कर रहे हैं कि भई इधर से हम अगर ट्रेड शुरू कर देते हैं, तो फिर आप देखो कि अगर चाइना को यहाँ से या रशिया को ट्रेड करनी होती है यूरोप के साथ, या उधर आगे जाकर अमेरिका के साथ, तो उनको कितना लंबा यहाँ से रूट जो है ना वो पूरा का पूरा कवर करके जाना पड़ता है, पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर ये आप देखो कि आर्कटिक ओशन से अगर वो गुजर पाएंगे, तो वो उससे बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट उनको मिल जाएगा यूरोप में पहुंचने के लिए। सो उनको तो ये चीज बहुत फायदेमंद लग रही है। और उसके अलावा ये कि बहुत सारे यहाँ पर रशिया की इस कोस्ट पर बहुत सारे पोर्ट्स जो एक्टिव हो जाएंगे, ग्रीनलैंड से उनका ताल्लुकात हो जाएंगे, और फिर बर्फ पिघलने की वजह से डीप सी जो एक्सप्लोरेशन है और डीप सी के अंदर से ड्रिलिंग करना, एक्सट्रैक्शन करना, वो भी बहुत पॉसिबल हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि लिटोरल स्टेट्स जो है, जितना बड़ा किसी भी मुल्क का कोस्ट लाइन होती है ना, कि किसी भी ओशन के साथ, उतना ही एरिया को वो क्लेम करते हैं कि ये हमारा है। तो अब रशिया की इतनी बड़ी अगर कोस्ट लाइन है, तो वो कहेगा कि मेरा बहुत बड़ा चंक जो है आर्कटिक ओशन का, वो मुझे बिलोंग करता है। ग्रीनलैंड की भी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, कनाडा की भी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, और ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की भी कोस्ट लाइन यहाँ पे है। तो हर एक मुल्क इनमें से जो है ना वो क्लेम करेगा कि ये इसमें ओशन के अंदर जो है ना मेरा ये इतना इतना एरिया जो वो मेरा है, और जल्दी से जल्दी वो वहां पे पहुंच के अपने झंडे गाड़ेगा और अपनी एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन का, ड्रिलिंग का काम शुरू करेगा, ताकि वो पक्का उनका हो जाए। चाइना तो मतलब काफी सालों से अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है। अगर यूएस भी अपनी एक्टिविटीज को तेज कर देता है, और फिर ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और कनाडा और ये सब लोग अगर तेज कर देते हैं, फिर ये यहाँ पर एक जंग का समा, एक एक कॉन्फ्लिक्ट का समा पैदा हो सकता है। और यही बात अब जो है रिसर्चर्स कह रहे हैं। बोथ कनाडा, रशिया हैव क्लेम्ड सॉवरेनिटी ओवर द आर्कटिक रिसोर्स रिच एरियाज। In 2014, Denmark staked a claim on approximately 900,000 square kilometers near Greenland. डेनमार्क जो है हॉलैंड, उसने, हालांकि वो नीचे है यहाँ पर, फिर भी उसने बहुत बड़े एरिया को क्लेम कर लिया, इससे आपको पता चल रहा है। फिर इस तरह से तो बहुत तेजी से ये मतलब शुरू हो जाएगी इन्फ्लुएंस की जंग। आइसलैंड भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी फिर बहुत सारा एरिया को लाइक क्लेम करेगा। सो ऐसा अब शुरू हो चुका है चक्कर। और प्राइमरी जो कंपटीशन है, जो लिटोरल स्टेट्स हैं वहां पे, वो तो रशिया, नॉर्वे, कनाडा, डेनमार्क, यूएस और आइसलैंड और ग्रीनलैंड यही है। और मैं आपको एक और नक्शा दिखा दूं आगे चलने से पहले, कि ये जो अब आर्कटिक को अगर आप देखो ओशन को, तो इसके अंदर समुद्र के अंदर बहुत सारे पहाड़ी सिलसिले हैं। एक तो ये लोमो नोसोव रिज है, उसके अलावा ये मेंडलीव रिज और अल्फा रिज है, और फिर ये चुकची प्लेटियो है। इसको आप यहाँ पे भी अगर गौर से देख लो, तो ये आपको रिजेस यहाँ पे दिखाई देंगी। ये जो पहली रिज आपको ये बिल्कुल इधर दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये इसका नाम है लोमोनोसोव रिज, ये है। और फिर ये दूसरी एक रिज है जिसका एक हिस्सा ये जो नीचे वाला है, और ये हिस्सा ऊपर वाला है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं अल्फा रिज, और ऊपर वाले को मेंडलीव रिज। और उसके बाद चुचकी प्लेट्यू ये वाला आ जाएगा इस तरफ, ये प्लेट्यू। ये समंदर के अंदर रिजेस जो हैं वो भी एक कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं ओशन को, कि अगर आपका की शिप्स और आपके पोर्ट्स और आपकी जो कार्रवाइयां वो इस तरफ हो रही हैं, तो आपकी शिप्स हो सकता है कि इस रिज को क्रॉस करके उधर ना जा सकें। तो फिर ये लोमोसोवो रिज को
किससे अंदर-अंदर का एरिया जो है ना वो रशिया को सूट करता है कि वो इस सारे एरिया को क्लेम करेगा और इस ब्रिज के उस तरफ वाले एरिया को ग्रीनलैंड को सूट करेगा कि ये बीच वाला एरिया जो है ये मेरे हिस्से में आना चाहिए और ये इधर इस ब्रिज के इस तरफ वाला हिस्सा मेरे पास। यानी कि एक नेचुरल बाउंड्रीज भी ओशन फ्लोर के अंदर मौजूद हैं जो कि कंपार्टमेंटलाइज कर रही हैं इस पूरे ओशन को। कुछ न्यूज़ को भी देख लेते हैं और कि ये लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। द बैटल फॉर नॉर्थ पोल, व्हाई डू गवर्नमेंट सीम टू डू नथिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कि इतनी ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इतनी ज्यादा वो प्लेटफॉर्म्स बने हुए, लेकिन रियलिटी में हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए असल में प्रैक्टिकली कोई भी कुछ नहीं कर रहा। क्यों? इससे इस आर्टिकल में ये लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों को फायदा हो रहा है क्लाइमेट चेंज से, स्पेशली वो लोग जो कि आर्कटिक ओशन की तरफ देख रहे हैं कि आर्कटिक ओशन में जो आइस मेल्टिंग हो रही है उसकी वजह से उस ओशन के अंदर गैस और ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वहां तक पहुंचना, उस ग्राउंड तक पहुंचना ज्यादा इजी हो गया है, अप्रोच करना उसको इजी हो गया है और वहां पर फास्टर शिपिंग रूट्स बनना शुरू हो गए कि अब अगर एक सिरे से आर्कटिक के एक सिरे से किश्ती चलती है ट्रेड का सामान लेकर तो वो बहुत जल्दी यूरोप के अंदर पहुंच सकती है और वहां पे ट्रेड अपनी आगे कर सकती है। तो ये चीज उनको, कुछ लोगों को, कुछ ममालिक को बहुत इसमें फायदा दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से वो क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे और बड़े खुश हो रहे हैं कि ये तो बड़ा नया एक दुनिया हमारे लिए खुलती जा रही है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। और एक देखते हैं द कमिंग बैटल ओवर द आर्कटिक, इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि ये जो एक नॉर्थ पोल है और आर्कटिक ओशन है ये एक रीजन ऑफ अनरिटन रूल्स, बिलीव्स एंड हिस्ट्री है। इसमें कोई इंसानी मौजूदगी नहीं थी, कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं थी, कोई हिस्ट्री नहीं थी इस एरिया की, ना इसमें कोई बिलीफ सिस्टम था और ना ही यहाँ पे कोई रूल्स लिखे हुए थे और बिल्कुल एक नो मैन लैंड समझा जाता था। कोई भी चला जाता था वहां पर, कोई साइंटिस्ट है किसी भी मुल्क का वो रिसर्च करना चाहता है वो अपनी लैब खुलवा लेता था, कोई भी उसको मना नहीं करता था। तो लेकिन अब जो है चाइना इज इमर्जिंग इन रिसेंट ईयर्स एज a new power in the European Arctic through increased trade, investment, scientific cooperation. But Russia's full-scale invasion of Ukraine has disrupted this delicate status quo in profound ways. यानी चाइना जो है आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के ममालिक के साथ अपनी ट्रेड और अपनी ताल्लुकात बढ़ा रहा था, दोस्ती बढ़ा रहा था और उसने उसकी इन्वेस्टमेंट साइंटिफिक कॉपरेशन के लिए भी कुछ स्टेशंस खोलना, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ खोलना, अंडरग्राउंड मिनरल्स को ढूंढने के लिए, मतलब ये सारे काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, चाइना उनमें इन्वॉल्व हो रहा था। लेकिन जो यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो अब एक जो राइवलरी है ना यूरोप की रशिया के साथ और उसकी वजह से चाइना के साथ भी वो खुल करके सामने आ रही है और उसकी वजह से अब यूरोप के जो ममालिक हैं या नेटो के ममालिक हैं, यूएस है, वो कोशिश करेगा कि आर्कटिक में चाइना की भी जो इन्फ्लुएंस है और मौजूदगी है, प्रेजेंस, उसको कर्टेल करे, उसको कम से कम करे और वहां पर अपनी प्रेजेंस को वो सामने लेकर के आए। एक और जगह से देख लेते हैं, रशिया क्लियर्स द पाथ फॉर आर्कटिक इन फॉर चाइना इन द आर्कटिक। यानी रशिया की क्योंकि अलायंस चाइना के साथ बहुत गहरी से गहरी होती चली जा रही है, तो रशिया चाइना को ये रास्ता उसके लिए क्लियर कर रहा है, उनके लिए जगह बना रहा है और उनके लिए मौके फराहम कर रहा है कि वो अपने साइंटिस्ट, अपने लैब्स, अपनी चीजें यहाँ पे खोलें, अपनी ट्रेड यहाँ पे बढ़ाएं, अपना जो उनका बेशुमार ट्रेड है वो दुनिया के साथ वो करते हैं, वो इसके लिए ये रूट इस्तेमाल करें और जब ये रूट आबाद हो जाएंगे तो ज़ाहिर रशियन पोर्ट्स को भी इसका फायदा होगा, रशियन सिटीज भी वहां पर आबाद होना शुरू हो जाएगी वो नॉर्दर्न कोस्ट के ऊपर। सो ये भी चीज हो रही है। बीजिंग इज स्लोली बट श्योरली एक्सपैंडिंग इट्स आर्कटिक फुटप्रिंट लार्जली थ्रू कोऑपरेशन विद मॉस्को। अब एक और जगह से देख लेते हैं, ये रिसर्च पेपर है कि चाइनाज आर्कटिक स्ट्रैटेजी, अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इन टाइम्स ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी। ये एक रिसर्च पेपर है, इसमें मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की हैं कि वेस्ट की तरफ से किस तरह के ख्यालात सामने आ रहे हैं कि ऑफिशियली चाइना नाउ डिफाइंस itself as a near Arctic state with ambitious plan to establish itself as a polar great power by 2035। यानी चाइना ने ऑफिशियल पॉलिसी अपनी क्या अनाउंस कर रखी है आर्कटिक ओशन के बारे में कि हम, चाइना यानी कि एक नियर आर्कटिक स्टेट है, हम बहुत करीब है आर्कटिक, हमारी यानी कोस्ट लाइन तो हमें नहीं मिल रही वहां पर, कोस्ट तो नहीं है लेकिन हम फिर भी बहुत ही करीब हैं और हमारी एक्सेस जो है यानी आर्कटिक ओशन से बहुत करीब है, तो हम नियर आर्कटिक स्टेट है और हम एक पोलर
यानी नॉर्थ पोल के ग्रेट पावर में से एक पावर बनना चाहते हैं और 2035 तक हम अपनी इस एम्बिशन में कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि हम जितनी तेजी से वहां पे ट्रेड बढ़ा रहे हैं अपनी, और हम अपने वहां पे प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, अपनी साइंटिफिक वहां पे रिसर्च बढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ की वजह से हम वहां पर एक बहुत ही सॉलिड हमारी प्रेजेंस 2035 तक हो जाएगी। और शायद इसी वजह से मतलब ट्रम्प ने मतलब एक स्टैंड लिया है बड़ा अग्रेसिव फौरी तौर पे कि ग्रीनलैंड को उसने अपने प्रोविंस बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। सो इस तरह की बात हो रही है। आर्कटिक चाइना थ्रेट थ्योरीज वेस्टर्न ममालिक में यूरोप के अंदर बढ़ती जा रही है, इमर्ज हो रही है, और स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि आर्कटिक ओशन के अंदर चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है और ये हमारे लिए एक थ्रेट बनता चला जा रहा है, और इस चीज थ्रेट को हमें कर्टेल करना है बहुत जल्दी। सो सम ऑब्जर्वर्स बिलीव दैट चाइना इज डेवलपिंग आर्कटिक डुअल यूज पोर्ट्स टू सर्व एज बेसिस फॉर इट्स न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑन पेट्रोल अंडर द पोलर आइस कैप। यानी चाइना ना सिर्फ इन पोर्ट्स को रशिया के साथ डेवलप कर रहा है, करेगा सिर्फ ट्रेड के पर्पस के लिए नहीं, बल्कि वहां पर वो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी खड़ा करेगा, यानी वो मिलिट्री यूज के लिए भी इसको इस सारे रूट को इस्तेमाल करेगा। और अगर ऐसा वो करेगा तो फिर इसका मतलब है कि वो एक ऑक्यूपाइंग फोर्स बन जाएगा आर्कटिक ओशन के ऊपर, और ये चीज जो है ना ये फिर वेस्ट को और यूरोप को काबिल कबूल शायद नहीं होगी। अ न्यू साउथ चाइना सी फ्रॉट विद मिलिटराइजेशन एंड कॉम्पिटिशन टेरिटोरियल क्लेम्स, यानी आर्कटिक ओशन को चाइना एक न्यू साउथ चाइना सी बना देगा, क्योंकि साउथ चाइना सी कौन सा जो चाइना के ईस्ट पे है, और उधर फिलीपीन, ताइवान और ये अपना वियतनाम और ये जापान, ये सब इनकी झगड़े हो रहे होते हैं कि ये साउथ चाइना सी का इतना हिस्सा हमारा है, इतना हिस्सा हमारा है, और चाइना कह रहा होता है कि नहीं 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 सारा ये मेरा है, ज्यादा हिस्सा जो नॉर्थ साउथ चाइना सी का है वो मेरा है। तो वही काम अब कहीं आके चाइना जो है आर्कटिक ओशन के अंदर ना करे और इसको एक नया साउथ चाइना सी बना दे, जिसमें यूएस जो है वो भी मुकाबला कर रहा होगा कि नहीं नहीं ये मेरा एरिया है, ये मेरे इस दोस्त का एरिया है, और ये सब वही चीज शुरू ना हो जाए। सो ये चीज है जो आने वाले वक्तों में हम देखेंगे। और क्लाइमेट चेंज को आप देखें कि किस तरह से उसने दुनिया की पॉलिटिक्स को, इंसानी पॉलिटिक्स को और जियो पॉलिटिक्स को चेंज किया है। और इट कैन बी अ गुड थिंग इन सम वेज, बट इट कैन बी अ वेरी बैड थिंग इन मेनी वेज, द क्लाइमेट चेंज ऑफ दिस एरिया। और फिर ये जो नया नास्कट रीजन है, इंसानियत को के फायदे के लिए इस्तेमाल होने के बजाय जो इंसानियत के पास एनर्जी की कमी है, फूड की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, उस जरूरत को पूरा करने के बजाय, और ये अगर एक बिग पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाएगा, जिससे जो अमीर से अमीर लोग हैं और अमीर से अमीर मुल्क है वो तो अमीर से अमीर मजीद होते चले जाएंगे, और जो गरीब हैं वो मजीद गरीब से गरीब होते जाएंगे। तो फिर उस सारी जंग का और उस सारी इन्फ्लुएंस का और उस सारे प्रोग्रेस का जो नाम नेहाद प्रोग्रेस है उसका इंसानियत को क्या फायदा होगा। तो बहरहाल देखते हैं आगे आने वाले दिहाइयों में आर्कटिक जो रीजन है वो कैसे अपनी गेम प्ले करता है। थैंक यू।